जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे औरंगज़ेब का इतिहास। और वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल वंश मध्यकालीन भारत का इतिहास। आपको पता होगा मुगल वंश के संस्थापक, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। और इसी के साथ में अपने साम्राज्य को दिल्ली के अंदर स्थापित किया। हम बात करेंगे औरंगज़ेब के इतिहास के बारे में। मुगल वंश के छठे शासक थे। प्रथम शासक आपके बाबर थे मुगल वंश के, उसके बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद अगले बनते हैं आपके अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में अगले सम्राट बनते हैं आपके औरंगज़ेब। आज की क्लास में हम लोग औरंगज़ेब के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। औरंगज़ेब का प्रारंभिक जीवन की बात करें, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, कौन कौन सी धार्मिक नीतियाँ अपनाई गई, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उनके शासनकाल की हम बात करें, 1658 ईस्वी की बात करें, वो सम्राट बनते हैं। 1707 तक लगभग उसने 50 वर्षों का शासन किया था। इससे पहले जितने भी मुगल वंश आते हैं उनकी क्लासें हम लोग अपलोड कर चुके हैं, एक अलग से PDF भी बना चुके हैं। और उनके उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास अपनी रहेगी औरंगज़ेब के ऊपर। शासनकाल इनका रहता है 1658 से लेकर 1707 और इनके बारे में जानते हैं। पहले इनका प्रारंभिक जीवन परिचय के बारे में, इमेज की बात करते हैं। अलग अलग चित्रकार के द्वारा अलग अलग इमेज अपलोड की जाती। मैं यही नहीं बोलूँगा कि भाई ये ऐसे ही दिखते थे, भाई इमेज उनके जैसी बनाई जाती है, एक प्रतिकृति बनाई जाती है उनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औरंगज़ेब के पूरा नाम की। आपको पता होगा औरंगज़ेब का पूरा नाम है, औरंगज़ेब का पूरा नाम हो गया आपका अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद। ये आपका इनका पूरा नाम दे दिया, औरंगज़ेब का पूरा नाम। ये जो नोट्स बनाए हुए हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं कि इससे अलावा मतलब औरंगज़ेब से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछा जा सकता। एकदम जीरो लेवल से और हाई लेवल, जितना हाई लेवल होता है उतने हाई लेवल के ये बनाए गए हैं। आपका पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद इनका पूरा नाम था। जन्म की बात करते हैं, अब ये मैंने आपको बताया था कि ये किसके पुत्र थे, शाहजहां के पुत्र थे, जिन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल, जो कि दुनिया के पहले 7 अजूबे थे, आज के टाइम 8 अजूबे हैं, 8 अजूबे में से एक अजूबे का निर्माण करवाया था। माता इनकी मुमताज़ महल थी। पिता के बाद की बात करें, शाहजहां इनके पिता थे। और जन्म हुआ इनका 3 नवंबर 1618 ईस्वी की बात करते हैं, दाहोद गुजरात में। दाहोद गुजरात में इनका जन्म हुआ। कब हुआ था जन्म हुआ आपका 3 नवंबर 1618। पिता की बात करें शाहजहां, जिन्होंने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का आपका निर्माण करवाया था। तो पिता का नाम हो गया आपका शाहजहां, माता का नाम हो गया आपका मुमताज़ महल। इसके बाद में अभी हम लोगों ने इनके शासनकाल की बात की थी। औरंगज़ेब का सत्ताधारण, वो शासक कब बनते हैं, सम्राट कब बनते हैं, 13 जून 1658 ईस्वी को। भाई 13 जून 1658 ईस्वी को वो सम्राट बनते हैं, अपनी इच्छा से। वो भी ऐसे नहीं कि भाई अपने पिता की इच्छा से ना, पिता को तो जेल में डाल देते हैं, लगभग 8 वर्ष 9 वर्ष वो जेल में रहते हैं। उनके बाद उनकी मृत्यु होती है। काफ़ी इस्लाम के कट्टर शासक बोल सकते हैं इनको। और शासनकाल का जो समय है, मैं समय आपको बता देता हूँ। समय आपका है 1658 से लेकर 1707, लगभग 50 वर्ष। एक तो 50 वर्ष की हम बात करें अकबर ने शासन किया था, और अकबर के बाद में हम बात करें जैसे औरंगज़ेब की, तो औरंगज़ेब ने इतना लंबा शासन किया था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बनता है औरंगज़ेब से संबंधित, भाई औरंगज़ेब को कौन सी उपाधि दी गई थी, आलमगीर। आलमगीर की हम बात करें, इसका अर्थ होता है दुनिया का विजेता। अब एक क्वेश्चन आता है कि आलमगीर की उपाधि किसको दी गई थी, या आलमगीर की उपाधि से कौन जाने जाते थे, कौन से मुगल सम्राट जाने जाते थे, कौन से मुगल शासक जाने जाते थे, तो वो थे आपके औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को कौन सी उपाधि दी गई थी, आलमगीर की, जिसका अर्थ की बात करें उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, उसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका दुनिया का विजेता। लगभग इसने भारत के सभी हिस्सों में अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था, लगभग सभी हिस्से इसने क्या कर लिए थे, जीत लिए थे आपका। तो इससे संबंधित और भी देख लेते हैं। मैं प्रारंभिक जीवन संघर्ष की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक की हम बात करें, भाई शाहजहां का पुत्र था मुमताज़। भाई ये एक भाई तो थे नहीं, भाई ऐसे नहीं भाई एक ही भाई थे, 4 भाई थे। आपको मैंने बताया था, पिछला वीडियो था हम लोग उसमें हमने ये भी बताया था, दारा सिकुओ और औरंगज़ेब के मध्य सत्ता को लेकर 3 युद्ध भी लड़े गए थे। और उन युद्धों की चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। नहीं देखिए तो आप पिछला वीडियो शाहजहां के इतिहास का वीडियो ज़रूर जाके देखें, उसमें अगली घटना पूरी मैंने बता दी। वैसे
पहला क्वेश्चन इसमें आपका यहाँ से बनता है कि शाहजहाँ कौन था? आपको पता है, औरंगजेब का पिता, जिसने 1634 में शहजादे औरंगजेब को दक्खन का सूबेदार नियुक्त किया। भाई अलग अलग शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने 4 पुत्रों को अलग अलग जगह का सूबेदार बनाकर वहाँ के साम्राज्य को संभालना दे दिया था। साम्राज्य को किस प्रकार चलाना है वो सीख ले। एक तो पूरा भारत का साम्राज्य था, भारत पर तो था शासन शाहजहाँ का, और बात करें हम लोग अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत सारे मंत्री बना रखे थे, उनमें से सूबेदार भी बने होते थे अलग अलग राज्यों के। तो शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्खन का सब सर्वप्रथम सूबेदार बनाया था। वो कब बनाया था? 1634 में। आगे चलकर इनको अन्य क्षेत्रों का, कभी गुजरात का बनाया जाता है, कभी दक्षिण अफगानिस्तान का बनाया जाता है। एक जगह का सूबेदार नहीं था, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई शाहजहाँ के द्वारा औरंगजेब को सबसे पहले कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? तो आपका दक्खन का बनाया गया था। कब बनाया गया? 1634 में। और औरंगजेब से संबंधित और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, औरंगजेब खड़की, जिसको हम महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में गया मान लो, और वहाँ पर उसका नाम बदलकर उसने क्या कर दिया? उसका औरंगाबाद। आज हाल में वर्तमान की हम बात करें, जो खड़की महाराष्ट्र है उसका नाम क्या है? औरंगाबाद। वो औरंगाबाद किसने चेंज किया था? वो किया था आपका औरंगजेब ने किया था। और 1637 ईस्वी की बात करें, उन्होंने रबिया दुरानी से विवाह किया। पत्नी की बात करें, भाई औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? रबिया दुरानी उनकी पत्नी थी। अब उनकी एक बेगम तो ऐसे नहीं, भाई बेगमें तो एक शासक की बहुत सारी बेगमें होती है, लेकिन मुख्यतः इतिहास में जिनकी चर्चा होती है उन्हीं से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो रबिया दुरानी बेगम से इनका शादी कब होती है? 1637 में। चलो आगे और चर्चा करते हैं हम लोग औरंगजेब के ऊपर एकदम आराम से। भाई नोट्स में जो सुव्यवस्थित नोट्स दे रखे हैं, नोट्स के अनुसार आपको पढ़ो, जिससे कि आपके लिए याद करना एक आसान हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्लास को 2 बार दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो, स्पीड बढ़ाकर दे सकते हो, कैसे भी हम लोग करके इसको देख सकते हैं। तो आगे हम बात करें भाई इतिहासकारों के मत अलग अलग, जैसे हम लोगों ने तो औरंगजेब को देखा नहीं था, जो इतिहासकार ने जो बात बताई उसी के अनुसार उन्हीं को पढ़कर हम आपको बता रहे हैं। भाई इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब अपने समय का सबसे क्रूर शासक था। मतलब इस्लामिक कट्टर था, हिंदुओं के प्रति तो इतना लगता था पूछो मत आपका, सबसे क्रूर शासक। भाई मुग़लों की बात करें, मुग़लों में जैसे हुमायूं था, हुमायूं के बाद में अकबर धार्मिक नीति को में काफ़ी परिवर्तन करता है, हिंदुओं के प्रति और मुस्लिमों के प्रति लगभग समान भेदभाव करता है अपना, मतलब भेदभाव किसी के अंदर नहीं करता है वो। लेकिन हम बात करें औरंगजेब अपने समय का सबसे क्रूर शासक था, और जिसने सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनगिनत उसने जुल्म किए थे। अपने भाई की हत्या कर दी, पिता को जेल में डाल दिया, बहुत सारे ऐसे उसने जुल्म किए थे। सत्ता पर कब्जा करने के लिए, अपने खुद को शासक बनाने के लिए उसने अनगिनत जुल्म किए थे। किसने? औरंगजेब ने। और अपने समय का सबसे क्रूर शासक था आपका। मुग़ल इतिहास में सबसे भाई जाने जाने वाला यदि नाम है ना, तो उसका नाम है आपका औरंगजेब। मुग़ल इतिहास में जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है ना, वो आपका औरंगजेब है, क्योंकि एक तो इसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, उसके बाद हम बात करें सबसे क्रूर शासक था, और दुनिया को विजेता, मतलब दुनिया को भी हम बोलते इसे आलमगीर की उपाधि दी गई थी। लगभग इसने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो मुग़ल इतिहास में सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला नाम है वो आपका औरंगजेब है। हाल ही में जो काल्पनिक रूप से वो जितने भी धारावाहिक बना रखे हैं अकबर के ऊपर, वो अलग बात है, लेकिन एक हम इतिहास के रूप से पढ़ें तो मुग़ल इतिहास में सबसे ज़्यादा जाना जाता है किसको? औरंगजेब को। इतिहासकारों के मुताबिक हम बात करें, औरंगजेब अपने पिता को, शाहजहाँ जो उनके पिता थे, उनको कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुग़ल शासन की राजगद्दी पर बैठा था। लगभग उसने 7-8 साल तक शासन किया था। भाई हम बात करें भाई उसने 1658 में वो खुद शासक बन जाता है। 1658 में शुरू में वो क्या कर देते हैं, शाहजहाँ को आगरा की जेल में कैदी बना देते हैं। उसकी मृत्यु होती है लगभग 1666 ईस्वी में। लगभग 8 वर्षों कैदी जीवन जीने के बाद में उसको बाहर की असाधारण सुविधा, जो मतलब सुविधा मंत्रियों के द्वारा किसी निजी के द्वारा दी जाती थी, वो नहीं मिलने के कारण उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है आगरा की जेल में। 8 सालों तक पिता को बंदी बनाने के बाद में वो सिंहासन की राजगद्दी पर स्वयं बैठा था आपका। वह मुग़ल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने करीब 50 वर्षों, एक नहीं बोल सकते, इससे पहले अकबर ने भी शासन किया था, और आपका औरंगजेब जिसने 1658 से लेकर 1707 तक अपना शासन चलाया था आपका।
इसके बाद में आगे हम चर्चा करें भाई 1658 की हम बात करें। 1658 में औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को आगरा के किले में बंदी बनाया था। अभी आपको यदि पूछ भी लें कि औरंगज़ेब ने अपने पिता को कौन सी जेल में कैद करके रखा था, वो थी आपके आगरा के किला। आगरा के किले में उसको क्या बना दिया था, बंदी बना दिया था, और स्वयं को क्या कर दिया था, शासक घोषित कर दिया था। दारा सिकुआ जो कि उसका बड़ा भाई था, ऐसे बोल सकते हैं कि आपका शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था, औरंगज़ेब का आपका बड़ा भाई था दारा सिकुआ, उसको विश्वासघात के आरोप में फांसी दे दी गई। तो इसीलिए तो बोला गया था अपने पिता को तो उसने डाल दिया जेल के अंदर है। और उसके बाद हम बात करें बड़े भाई की विश्वासघात के रूप में उसने भाई विश्वासघात किया। वैसे राजा तो बड़े पुत्र को ही बनना चाहिए, लेकिन ये छोटा था, क्रूर शासक था, इसकी वजह से ये स्वयं बनता है। विश्वासघात के आरोप में बड़े भाई को फांसी, भाई युद्ध लड़े जाते हैं। हाल ही में भाई 3 युद्ध लड़े थे दारा सिकोह और औरंगज़ेब के मध्य, लेकिन उसमें दारा सिकोह की पराजय होती है। और जो अंतिम युद्ध होता है आपका, उस युद्ध में दारा सिकोह को विश्वासघात के रूप में भाई आरोप देकर उसको पकड़ा जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है। और 1659 में दिल्ली में राजा का स्वयं क्या कर लेता है, ताज पहन लेता है, घोषित अपने स्वयं को राजा घोषित 1658 में कर देता है। लेकिन जो दिल्ली में अपना खुद को ताज पहना था, अपने सर के ऊपर मुकुट की बात कर लेते हैं, वो कब पहना था उसने, 1659 में। अब उसके बाद में देखो भाई क्रूर शासक था, अपने परिवार के प्रति क्रूर था, अब अपनी जनता के प्रति क्रूर होगा। वो कैसे होगा उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भाई औरंगज़ेब ने ए मुस्लिम की बात कर सकते हैं, गैर मुस्लिम की बात कर सकते हैं। जो मुस्लिम राज्य थे, उन मुस्लिम राज्यों के अंदर जितने भी हिंदू रहते थे उनकी चर्चा, उनकी बात हो रही, उनके ऊपर वो जजिया कर, मतलब मुस्लिम राज्यों में जितने भी गैर मुस्लिम लोग रहते थे उनसे वो क्या करते थे भाई, जितने भी शासक थे, मुगल शासक थे, वो क्या करते थे, ये जजिया कर वसूलते थे। जजिया कर का मतलब होता है मुस्लिम राज्यों के अंदर जितने भी गैर मुस्लिम लोग रहते थे, उन गैर मुस्लिम लोगों से उनके द्वारा क्या किया जाता था, आपका जजिया कर वसूला जाता था, जिसको अकबर ने समाप्त किया था। लेकिन औरंगज़ेब ने इसको क्या कर दिया था, पुनः प्रारंभ कर दिया था। मुस्लिम राज्य में जितने भी गैर मुस्लिम लोग रहते थे, जैसे हम लोग अब शासक में अभी आपके औरंगज़ेब मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म को मानते थे, इस्लाम इनका धर्म था, लेकिन जितने भी हिंदू लोग थे उन हिंदू लोगों से कौन सा कर उन्होंने वसूलना शुरू कर दिया, जजिया कर, जिसको अकबर ने उसको क्या किया था, समाप्त किया था। बाबर ने हुमायूं ने इस कर को वसूला था, लेकिन उसके बाद अकबर इसको समाप्त करता है। उसके बाद अकबर के बाद में आगे जहांगीर आता है, शाहजहाँ आता है, उनके शासनकाल में ये कर आपका समाप्त रहता है। लेकिन औरंगज़ेब इसको पुनः क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में देखो इनके द्वारा कोई और कौन कौन के संघर्ष होते हैं। देखो सबसे पहले उसने भाई जजिया कर को तो शुरू कर दिया। दूसरी बात, उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने साम्राज्य में संगीत पर उसने क्या कर लगा दिया, प्रतिबंध। आपसे यदि पूछें कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, वो आपका कौन सा था, औरंगज़ेब था। उससे बाद में अफ़गानों से वो संघर्ष करता है और जिसमें अपनी जीत हासिल करता है। इसीलिए तो इसमें बोलते हैं कि दुनिया का विजेता आलमगीर बोला जाता है। जिन जिन लोगों से वो संघर्ष करता है उन पर जीत हासिल करता है और भारत पर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाता है। उत्तर पूर्व में वो संघर्ष करता है, उसके बाद में मराठों से संघर्ष करता है। हम बात करते हैं शिवाजी की, शिवाजी को वो जेल में डाल देता है। शिवाजी एक मूवी भी बनी हुई है, वो इन्हीं के समय थे, औरंगज़ेब के समय थे। उनको जेल में औरंगज़ेब के द्वारा उनको जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद में उनके पिता की शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके पुत्र संभाजी के द्वारा ये संघर्ष हमेशा जारी होता रहता है। मतलब मराठों द्वारा वो संघर्ष जारी रहता है मुगलों के प्रति। धार्मिक असामंजस्य, पहले जो जितना भी धार्मिक सामंजस्य था, लेकिन उन्होंने औरंगज़ेब ने धार्मिक असामंजस्य उत्पन्न करने का ही काम किया था, क्योंकि ये जजिया कर वसूलने का काम कर दिया। अपने जनता को वो खुश नहीं रख सकता, तो आपका धार्मिक असामंजस्य आपका हो गया, आप कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें भाई, इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी। उसके बाद बुंदेला राजा वीर छत्रसाल के साथ एक युद्ध में औरंगज़ेब को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं, कुछ युद्धों में जीत होती, कुछ युद्धों में हार होती है। आपको यदि पूछें औरंगज़ेब की मृत्यु का कारण क्या था, बुंदेला राजा जिनका नाम था वीर छत्रसाल, वीर छत्रसाल के साथ में एक युद्ध होता है जिसमें औरंगज़ेब की बुरी तरह से क्या होती है, हार का सामना करना पड़ता है। और इसके कुछ समय बाद में लगभग 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब ये पूछें आपसे औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी, औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी आपकी 3 मार्च 1707 में औरंगज़ेब की क्या होती है, मृत्यु होती है। भाई हम चर्चा करें भाई इनके इतिहास से संबंधित, भाई और भी आपके जितने भी मुगल शासक थे आपके,
भाई दूसरे जो मुग़ल शासक थे वो इतने क्रूर शासक नहीं थे, लेकिन आपका औरंगज़ेब काफ़ी क्रूर शासक था अपनी जनता के प्रति। दूसरे तो मतलब भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन ये क्रूर शासक था। जजिया कर लगा दिया था, संगीत के ऊपर उसने प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे जनता काफ़ी परेशान हो गई थी। धार्मिक असमंजस्य उत्पन्न हो गया था इनके साम्राज्य में। शासन ज़रूर लंबे समय तक किया था, लेकिन इनको खुद की जनता, खुद के लोग इसको पसंद नहीं करते थे आपका। इसके बाद हम बात करें भाई औरंगज़ेब की मृत्यु के बारे में। मैंने आपको बता दिया, मृत्यु इनकी बुंदेला राजा भाई शरीर पर एक चीरा लगने के कारण भाई काफ़ी लंबे समय तक वो तड़पते रहे, और तड़पने के बाद उनकी क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब ने लगभग 50 सालों तक उसने शासन किया था। 3 मार्च 1707 में उनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद में हम बात करते हैं, जैसे मुग़ल काल है, मुग़ल कालों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपका शासनकाल है 1526 से लेकर 1707 की हम बात करते हैं, काफ़ी मजबूत मुग़ल शासनकाल था। और अगला जो आएगा इसके बाद में जो अगला शासक बनता है आपका, वो बहादुर शाह बनता है। औरंगज़ेब का जो बड़ा पुत्र है वो बहादुर शाह अगला शासक बनता है। बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह जफ़र द्वितीय की बात करते हैं, तब तक का जो शासनकाल है, मतलब कहने का मतलब 1707 से लेकर 1857 की बात करते हैं, उसको उत्तर मुग़ल काल के रूप में जाना जाता है। उसके बारे में हम लोग अलग से प्ले लिस्ट बनाएंगे और उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में अगला मुग़ल वंश का राजा कौन बनता है, शासक कौन बनता है, वो बनता है आपका बहादुर शाह। और वो औरंगज़ेब का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जो 63 वर्ष की उम्र में राजकुमार मुज़्ज़म बहादुर शाह की उपाधि लेकर सम्राट बना था। क्योंकि अब देखो 63 वर्ष की आयु में, 63 वर्ष की आयु में वो राजा के सम्राट क्यों बनता है, क्योंकि औरंगज़ेब ने बहुत लंबे समय तक शासन किया था। उसने शासन किया था लगभग 50 वर्षों तक। तब तक इनके पुत्र की आयु काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 63 हो गई, और 63 वर्ष की उम्र में वो क्या बनता है, उपाधि आपके सामने दे रखी है, मुज़्ज़म बहादुर शाह की उपाधि वो धारण करता है। कौन, आपका बहादुर शाह। ये एक तो आपका बहादुर शाह है, इसके बाद में बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय आएगा, वो अंतिम शासक होगा। 1857 की हम बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने औरंगज़ेब के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रारंभिक जीवन संघर्ष हैं उनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। ये एक क्लास नहीं, इसके बाद में एक क्लास इनके क्वेश्चन आंसर की होगी, जिसमें औरंगज़ेब से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो मुग़ल वंश है, वो मुग़ल वंश का जो छठा शासक है, उसके बाद उत्तर मुग़ल काल ज़रूर आएगा। इनकी प्लेलिस्ट आपकी अलग हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपकी अलग रहेगी आपकी। और इसके बाद में औरंगज़ेब से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग आपके 40 क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। आज का वीडियो, आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति प्यार हमेशा ऐसा बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।